हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। जो भी लोग यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उन लोगों के लिए हमने यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की रही थी, जिसमें हम टॉपिक वाइज पिछले 11 सालों में 2013 से लेकर के 2023 तक कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से यूनिट से किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने पेपर 1 की 3 यूनिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, उनके बारे में हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, इंट्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे 4th यूनिट की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन से भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, क्वेश्चन अपने आप में जैसे ही आप लैंग्वेज समझते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टॉपिक के साथ आती है कि इसमें जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। इस पूरी यूनिट को मैं 2 हिस्सों में बांटती हूँ। तो एक पार्ट का मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट जो फर्स्ट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं वो थ्योरी वाले पार्ट से हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है पैटर्न, क्या रहा, किस तरीके से आपको फोकस करना है। एंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल इवन इफ यू आर अ बिगिनर। पढ़ रहे हो, इस साल का अटेम्प्ट दे रहे हो, अगले साल का अटेम्प्ट दे रहे हो, 2026 के लिए सोच रहे हो, तो भी ट्रेंड्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव बाय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है, और उसके बाद में इससे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसमें हम बात करेंगे कि जो सिलेबस यूपीएससी ने मेंशन करा है और जिस सिलेबस से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस सिलेबस यूपीएससी पूछ रही है, उसमें कितना डिफरेंस है, कौन से नए टॉपिक आपको कवर करने हैं, और गिवन टॉपिक को किस तरीके से आपने कवर करना है, उसमें भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप अभी तैयार कर रहे हैं, बिगिनर हैं बिल्कुल, या फिर आपको काफी लंबा टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए, तो आप हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसमें जो स्लाइड हम शेयर करते हैं उसमें भी वो नंबर दिया होता है, या फिर वीडियो के एंड में भी हम भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी। तो ये है यूपीएससी की PYQ सीरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और आज हम लेके चल रहे हैं यूनिट नंबर 4 पेपर 1 की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2013 से लेकर के 2023 तक जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। राइट, ओके जी। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, कंपलसरी क्वेश्चन था, फर्स्ट बी, और ये है कि एफिशिएंसी इन द स्पेशलाइज्ड सेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू ऑफर इफेक्टिव इंड्यूसमेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम एनालाइज। वैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में रखा है इस टॉपिक को, बट इस टॉपिक को आप मोटिवेशन वाले उसमें भी पढ़ सकते हैं, और कुछ झलक जब आप चेस्टर बर्नार्ड पढ़ते हो वहां पर भी आता है। जब आप कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन मॉडल पढ़ते हो, या मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप ये पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को क्या ऑफर कर रहा है। उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज जो है वो कितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए, और जितना बेहतर तरीके से एम्प्लॉयज काम करेंगे, एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन है, सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि आप जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको देखते हो तो आपको लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक को ऐसे मिक्स करके बनाया गया क्वेश्चन है। राइट, तो इसको आप चाहो तो थिंकर्स वाले सेक्शन में रख सकते हो, चाहो तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वाले पोर्शन में रख सकते हो, चाहो तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में रख सकते हो। मैंने इसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से रिलेटेड माना है, बिकॉज उसमें हमें कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को समझना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें समझना होता है। राइट, ये चीज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर ही, इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक आस्क्ड अगेन एंड अगेन बाय यूपीएससी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पीपीपी हैव बीन जस्टिफाइड इन वेरियस वेज ओवर टाइम दैट सीक्स टू प्राइवेटाइज पब्लिक सर्विसेज टू द प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, डू यू एग्री। तो यहाँ पर आपको जो मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको लेकर के आपके क्या व्यूज हैं। ठीक है, आप एग्री कर रहे हैं, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो क्यों एग्री कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं एग्री कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, पीपीपी मॉडल तो डेफिनेटली वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं यहाँ से पूछा गया है।
नेक्स्ट ही 2023 में आया था कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज नॉट अ सिंगल थ्योरी विद अ लूजली knit ऑफ मेनी अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड इट प्रोवाइड डिफरेंट आंसर्स टू डिफरेंट सिचुएशन। कमेंट करना है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पढ़ते हैं। अब आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में तो हमने दो ही थ्योरी पढ़ी है, एक तो सिस्टम अप्रोच हम पढ़ते हैं और दूसरा हम कंटिजेंसी अप्रोच पढ़ते हैं, तो फिर डिफरेंट थ्योरी कैसे आ गई? अरे भाई, क्लासिकल थ्योरी भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, आपका ह्यूमन रिलेशन भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, बिहेवियरल भी ऑर्गेनाइजेशनल है, सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशनल है एंड कंटिजेंसी भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ही है। तो इसमें ये कहा गया कि एक थ्योरी ना होकर के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को जो है यहाँ पर अपना लिया गया है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कोई थ्योरी है या नहीं, इसको लेकर के आज भी स्कॉलर्स में बहुत डिबेट है। तकरीबन 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हमें हो चुका है, 150 ईयर्स के आसपास का टाइम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट डिसिप्लिन बने हुए। बट आज भी स्कॉलर्स इसलिए इस चीज़ को लेकर के डिबेट में हैं कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कोई थ्योरी है। अपनी कोई थ्योरी मतलब जितनी भी हम बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ऑल दीज थ्योरीज, ये कहा गया है कि ये थ्योरी ना होकर के क्या है, जस्ट प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट ये उनके अजम्पशंस हैं। एक वर्किंग मैन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, ये कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ये डिबेट चलती रहती है। ये जब आप ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल थ्योरी और ये, तो उनके क्रिटिसिज्म में भी आपको ये चीज बताई जाती है। सेम चीज यहाँ पर पूछी है, बट सिंस इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है। कहा ये गया है यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई एक इंडिपेंडेंट थ्योरी ना होकर के, एक सिंगल थ्योरी ना होकर के, बहुत सारी अप्रोचेज हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज हैं, और उसमें क्या है, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट आंसर्स निकल करके आते हैं। इस पर आपने कमेंट करना था, राइट। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चंस है ना, आप पिछले 3 क्वेश्चंस देख पा रहे हो, उसमें से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला तो थोड़ा बहुत फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, बट फर्स्ट एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एफिशिएंसी वाला और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाला है, ये देख करके तो आपको सीधा सीधा पता चले गया होगा कि ये टॉपिक एनालिटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप का जो मटेरियल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। ओके, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। बट सिंस अब हमने पीवाईक्यूज का एनालाइज कर लिया है, तो आप जब भी पढ़ें नेक्स्ट टाइम, तो आप ध्यान रखें कि इन टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने सिलेबस में। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए, जिसकी लिस्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2022 में रेगुलेटरी गवर्नेंस को लेकर के। कहा गया कि रेगुलेटरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क हैव become essential building block of world society, discuss their potential and impact on fulfilling the hopes and demand। रेगुलेटरी गवर्नेंस, अब रेगुलेटरी गवर्नेंस को लेकर के डिबेट ये है, कंफ्यूजन ये है कि इसको कौन से टॉपिक में रखा जाए। मैंने इसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाले पार्ट में रखा है, टॉपिक 4 में रखा है। रीजन बीइंग, हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज करके एक टॉपिक है, इसी यूनिट में हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी अथॉरिटीज करके टॉपिक है, तो वहां से थोड़ा सा हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन काम करती है। प्लस रेगुलेटरी गवर्नेंस जो है, आप जब एनपीएम, पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट की बात करते हो, वहां पर भी रेगुलेटरी गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार सामने आता है। अब मुद्दा ये है किस तरीके से आपने समझना है रेगुलेटरी गवर्नेंस को। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये कि जो नेचर है स्टेट का, इट्स कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। हर समय जो है नेचर बदल रहा है। एक टाइम था जब प्योर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट था, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा डोमिनेंस मिला। हम कहते हैं कि स्टेट को सिर्फ रेगुलेट करना चाहिए, हम कहते हैं स्टेट को सिर्फ जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, रेगुलेट बहुत ही मिनिमम जो है स्टेट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हम किस तरीके का स्टेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का स्टेट हम चाहते हैं, उसी तरीके का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और आज के टाइम पे हम चाहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। तो किस तरीके की गवर्नेंस हमें चाहिए, जो मिनिमम गवर्नेंस है, मैक्सिमम गवर्नेंस है, वो भी कैसी होनी चाहिए। उसमें फिर गवर्नेंस के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस आते हैं। जब हमने यूनिट 1 के डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था ना, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें मैंने बताया था पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट में कि रेगुलेटरी गवर्नेंस का टॉपिक हम कवर करेंगे अगेन, एंड आई विल टेल यू कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यूपीएससी फ्रेम द क्वेश्चन अराउंड द रेगुलेटरी गवर्नेंस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी गवर्नेंस आपको डेफिनेटली कवर करना है। एक बार कवर कर लिया तो फिर तो आसान है, हमें बात करनी है रेगुलेटरी गवर्नेंस, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसमें आगे किस तरीके से उन चैलेंजेस से हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो 22 में एक ही क्वेश्चन आया था रेगुलेटरी गवर्नेंस को लेकर के। देन 2021 में
अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के क्वेश्चन है कि ये जो फिनोमिना है इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाइप ऑफ गवर्नेंस स्कीम और मैकेनिज्म, डिस्कस इट्स कैपेसिटी टू ओवरकम फ्यूचर चैलेंज। अगेन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम उन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, उसके अराउंड ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगेन सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था। फिर 2021 में ही क्वेश्चन आता है रेगुलेटरी गवर्नेंस को लेकर के, बट इसमें रेगुलेटरी गवर्नेंस को रिलेट कर दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के साथ में। समझिएगा कि रेगुलेशन इज एन ओल्ड बट इंक्रीजिंगली नेसेसरी मोड ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या है ये? एक पुराना मेथड है, बट आज के टाइम पे सोशल कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल इंटरवेंशन इनटू सोसाइटल प्रोसेस, जो सोसाइटी में जिस तरीके से काम हो रहा है उसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन का एक तरीका बन चुका है। एग्जामिन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई सीधी सी बात है, अब जब हम कहते हैं रेगुलेशन का, किसको रेगुलेट करोगे? ऑब्वियसली सोसाइटी जिस तरीके से काम करती है उसको रेगुलेट करोगे। कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू हम रेगुलेट करते हैं। तो आज के टाइम पे रेगुलेशन एक नया तरीका बन चुका है जिसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन को, सोसाइटल फिनोमिनास को इम्पैक्ट करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रेगुलेटरी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमें समझना है। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो चाहता है कि हम अपने जो एक तरीके से हमारा जो डायमेंशन है, जो सोचने का जो नज़रिया है, वो थोड़ा और ब्रॉड हो, हम बाकी लोगों के साथ कनेक्ट हों, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हों, राइट। और ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी हद तक यूनिफॉर्मिटी भी आती है, हमारे जो रेगुलेट करने का तरीका है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी चेंज होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन डिमांड करती है कि थोड़ा बहुत आप लिबरलाइजेशन की तरफ जाइए, रेगुलेटरी आपसे डिमांड करती है कि थोड़ा कंट्रोल करें। तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन हैं। और ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ और सिर्फ मतलब टिपिकल बुक्स पढ़ करके जाते हो तो शायद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता आपके लिए अटेम्प्ट करना। बट येस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यूपीएससी। और इसी से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं, हमने अपनी जो हमारी क्वेश्चन बुकलेट है उसके अंदर हमने तैयार करे हैं। क्वेश्चन बुकलेट में इसी तरीके के हमने तकरीबन 600 क्वेश्चंस बनाए हैं विद देयर मॉडल आंसर। एंड दिस बुकलेट अलोंग विद द सिलेबस, जो सिलेबस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिस टॉपिक्स यू नीड टू कवर अलोंग विद द यूपीएससी सिलेबस, आपका शेड्यूल प्लस जो नोट्स हैं वो आपको मिनिमम चार्जेस में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। ये जो कांटेक्ट डिटेल है 9896859767, इसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं 2023 में 3 क्वेश्चन है, 22 में 1 क्वेश्चन है, 21 में 2 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी डिपेंड्स कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस टॉपिक के अंदर रखते हो। नेक्स्ट चलते हैं 2020 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है 2020 के अंदर। क्या है? डिपार्टमेंट बोर्ड्स एंड कमीशंस एज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिसिमिलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनालाइज करना है। तो आपने डिपार्टमेंट बोर्ड्स एंड कमीशन को एनालाइज करना है किस कॉन्टेक्स्ट में? उनके स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में। डिपार्टमेंट में किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है, बोर्ड्स एंड कमीशन में किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है, वो आपने बात करनी है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, बट कई बार क्या होता है ना, सिंपल चीजें भी ज्यादा कंफ्यूज कर जाती हैं। अब जैसे ही आपने वर्ड सुना डिपार्टमेंट, बोर्ड्स एंड कमीशन, तो हम ये बात करने लग जाते हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एंड ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें उनका डिफरेंस बताना है, न कि उनके स्ट्रक्चर का। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की वजह से भी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क आता है, बट जो भी आप पॉइंट मेंशन कर रहे हो वो इस कॉन्टेक्स्ट में, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी दिखे तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में प्रैक्टिस एंड फॉलोइंग द राइट रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपका अल्टीमेट एक तरीका है यूपीएससी को क्रैक करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम 2020 में ही देखते हैं किस तरीके का है। अच्छा, यहाँ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है। इसमें देखिए, Organization of the future will be organic, adaptive structures but temporary system. Discuss how Warren Bennis characterized the new form of organization. तो वॉरेन बेनिस का न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के स्टेटमेंट है कि जो फ्यूचर की जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा,
वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। एक पर्टिकुलर टास्क आपने कंप्लीट करना है, उस टास्क के लिए आपने, जैसे नहीं होता कंपनीज में होता है, एक टास्क हो रहा है, उस टास्क के लिए क्या किया आपने, एक टीम बना दी। अब वो टीम जब तक टास्क है, जब तक काम कर रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तब तक वो टीम है। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, वो टीम वापस से मेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएगी और वो मतलब एक तरीके से उसको जो असेंबल किया गया था वापस से उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स होंगी और ये टेम्परेरी सिस्टम होंगे। वर्क ग्रुप जो होता है, इस तरीके का कुछ सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पर आपने बात कर दी थी कि किस तरीके से नया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होगा। ओके, तो जब हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें लेटेस्ट भी समझना पड़ेगा। हम हमेशा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, कॉरपोरेशन इनकी बात ही नहीं कर सकते। हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है। इवन ये जो पीपीपी मॉडल है, उसके चक्कर में गवर्नमेंट में भी काफी चेंज आ रहा है। गवर्नमेंट भी नए नए मॉडल्स अपना रही है, तो वो क्या है वो भी हमें समझना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। देख सकते हैं ये टॉपिक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो डेफिनेटली चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। वहीं अगर आप मान लो देख रहे हो कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इजी सब्जेक्ट, उसमें पढ़ लें, तो शायद थोड़ा सा आपकी उम्मीदों पर ये टॉपिक उतना खरा ना उतर पाए। बट वंस यू प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल, ये बहुत आपको अच्छा जो है वो आउटपुट भी दे करके जाता है। नेक्स्ट कम्स 2019 में रेगुलेटरी गवर्नेंस पे क्वेश्चन है। द एडवेंट ऑफ रेगुलेटरी रिजिम इंडिकेट द डिमाइस ऑफ आर्बिट्रेरी स्टेट। ठीक है, आर्बिट्रेटर स्टेट क्या होता है, जहां पे मनमर्जी की चलती है। ठीक है, बहुत ही मतलब स्टेट अपनी मनमर्जी से, एक्सट्रीम कंट्रोल बाय स्टेट, वो चीज खत्म हो चुकी है। दैट इज रिप्लेस्ड बाय द रेगुलेटरी स्टेट। उसके ऊपर आपने कमेंट करना था, सिंपल क्वेश्चन। Then comes the contingency theory of organization is founded on the interplay of external fit and internal fit डिस्कस करना है। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है। तो अब ये एक्सटर्नल फिट और इंटरनल फिट क्या होता है ना, व्हाट इज कंटिजेंसी? कंटिजेंसी मीन्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो एक्सटर्नल फिट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर कैसा एनवायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। और इंटरनल फिट है कि हमारे जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर होगा, उसको ध्यान में रखते हुए। तो कंटिजेंसी थ्योरी बेसिकली क्या बात करती है, वही यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है। अगेन सिंपल क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट कम्स 2018 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आया है। बड़ा सा क्वेश्चन है, देख करके लग रहा है कि हाँ काफी कुछ डायमेंशंस को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द सक्सेस of a public enterprise, but the choice of a form has always remained problematic. ये कहा गया कि किस तरीके के स्ट्रक्चर आप लेकर के आओगे, उससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस फेलियर डिसाइड होता है। बट किस, ये प्रॉब्लमेटिक है, चूज कर पाना प्रॉब्लमेटिक है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव merits and limitations of department, corporation, companies, boards और give illustration। एग्जाम्पल के साथ आपने 4 डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कंपनीज और बोर्ड, जो 4 फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपने बात करना है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है नो डाउट, लेंदी क्वेश्चन है। मटेरियल अवेलेबल है, तो जो फ्लो होता है ना कि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, चलो अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो वाली फीलिंग यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। सिंपल क्वेश्चन के साथ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कम्स 2017। तो आप देख सकते हैं 2019 में 2020 में 2 क्वेश्चन है, 2019 में 2 क्वेश्चन है, 2018 में एक ही आया है, 2017 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। और वो है कि सिस्टम थ्योरी इन एसेंस इज नॉट ए थ्योरी बट एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना। कमेंट, अच्छा सुना सुना सा लग रहा है कि ये थ्योरी नहीं है, ये बस अप्रोच है उसको स्टडी करने के लिए। और मैंने कहा ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हर थ्योरी के साथ यही प्रॉब्लम है, हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया जाता है ये कह करके कि ये थ्योरी नहीं है प्रॉपर, ये क्या है, ये एक अप्रोच है स्टडी करने के लिए। तो आपके मन में पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये थ्योरी होती क्या है, थ्योरी डिसाइड कैसे होती है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्योरी है या नहीं है, अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है ना। तो आपको वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको सिस्टम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और ये चीज़ आप उनके क्रिटिसिज्म में भी पढ़ते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि हम थ्योरी के फीचर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ने में हमें क्लासिकल थ्योरी के अलावा हमें बाकियों के क्रिटिसिज्म याद ही नहीं रहते। प्रॉब्लम ये आती है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी सिलेबस जो हमने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या पढ़ना है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ उस क्रिटिसिज्म भी पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, है ना। चलिए
नेक्स्ट आता है 2016 में, द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन रेज्ड अ ग्रेट डिबेट अबाउट देयर इंटरनल वर्किंग एंड एक्सटर्नल रिलेशन विद द मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट डिस्कस। अगेन 2016 का है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस को लेकर के, उनकी ऑटोनॉमी को लेकर के है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन उनकी वर्किंग को लेकर के सिंपल क्वेश्चन। आप इसको जब हम पेपर 2 में पीएसयू पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट जो हमारे पास पीएसयू का मॉडल है उसकी वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं, वहां पर भी हम ये चीजें इंटरलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, 2016 में नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज को लेकर के कि इफ द रेगुलेटरी कमीशंस आर होली इंडिपेंडेंट दे आर कंप्लीटली इररिस्पांसिबल फॉर द डूइंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिटरमाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. On the other hand, to rob the commissions of their independence is seriously to menace the impartial performance of their judicial work. ये आपने कमेंट्स मतलब कुशमैन की स्टेटमेंट है, इस पे आपने एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हुआ ये कि अगर आप उनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दोगे, व्हाट अबाउट देयर अकाउंटेबिलिटी, व्हाट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप उनको इंडिपेंडेंस नहीं देते हो तो फिर वो अपना जो जुडिशियल वर्क है, रेगुलेशन का काम तो जुडिशियल का है एक तरीके से, जैसे सेबी है, आरबीआई है, ये कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो ये बैलेंस बना करके चलना पड़ता है, टू मच इंडिपेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे हम, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो आप देख सकते हैं पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बट पिछले 2-3 सालों में वी कैन सी द ट्रेंड, एनालिटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसी के लिए हमारी क्वेश्चन बुकलेट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, पीपीपी सर्व टू मेनी पार्टीज एंड टू मेनी इंटरेस्ट टू बी फोकस्ड। स्टेटमेंट है ये, कॉट एंड कॉट आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट द पार्टीज इन्वॉल्व इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड देयर कन्फ्लिक्टिंग एम्स। तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पीपीपी मॉडल में क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली यू हैव टू फोकस कि इसमें कौन कौन सी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस पूरी पार्टनरशिप के अंदर, उनके कन्फ्लिक्टिंग एम्स क्या है। भाई मेनली तो दो हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, पब्लिक का होता है बेटर वेलफेयर का। कैसे होगा, ऑब्वियसली कन्फ्लिक्टिंग तो है एक तरीके से, इनको एक साथ लेकर के चलना अपने आप में चैलेंजिंग है, जो यहाँ पर पूछा गया है। तो पीपीपी मॉडल को तो आपको हर एस्पेक्ट से तैयार करना पड़ेगा, किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। देन 2014 में क्वेश्चन आता है, हाउ डज द स्ट्रेटेजिक कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम सब यूनिट सेंट्रलिटी एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबिलिटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा ये क्वेश्चन देख के लगता है कि क्या पूछ लिया, मतलब भारी भरकम से शब्द यहाँ पर यूज करेंगे, समझिएगा। सब यूनिट सेंट्रलिटी क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए उसमें डिफरेंट यूनिट है, कोई अकाउंट है, कोई आपका कॉमर्स से डील कर रहा है, कोई बजटिंग का देख रहा है, कोई आईटी का देख रहा है ना, कोई पर्सनल एचआर से देख रहा है, तो अलग अलग यूनिट बने हुए। उसमें से एक पर्टिकुलर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक सेंट्रल हो जाती है। जैसे आज के टाइम पे आईटी जो है वो किसी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सब्सटीट्यूट कर पाना होता है उसको रिप्लेस कर पाना। ठीक है, नॉन सब्सटीट्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। अब आईटी के अंदर आपको स्किल्ड स्टाफ की जरूरत होती है, उस यूनिट को आप इजीली रिप्लेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कंटिजेंसी थ्योरी है, इस चीज को कैसे डील करती है, यू हैव टू डिस्कस। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अगेन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट कम्स 2014 में, the notion of informal organization is residual or cafeteria concept of diverse and sprawling content. Informal organization के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, and Goldner established how does Goldner establish the need for understanding the integration होना चाहिए यहाँ पे, interdistinction between the formal and informal organization. Like Goldner was one of the famous sociologist. वहाँ पर आप थोड़ा सा informal and formal की बात करते हो, तो वहाँ पे यहाँ पे तो हालांकि गॉर्डनर के स्पेसिफिक पूछा गया है, बट अगर आपको आपने नहीं भी पढ़ा है, नॉर्मली हम नहीं भी पढ़ते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। Then comes structural theory is by and large grounded in classical principle of efficiency, effectiveness and productivity. Explain करना है। Now what is structural theory? पहला क्वेश्चन ही ये, स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या है, हम क्या सेपरेटली पढ़ते हैं कोई नहीं। तो ये जो है ये है आपकी बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है ना, या फिर वो थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करती है। पढ़ते हैं ना डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है इनका। स्ट्रक्चरल थ्योरी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, और ये कहा गया है कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ज़्यादातर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है। क्लासिकल थ्योरी है भाई, क्लासिकल थ्योरी पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रही है। ठीक है, आप हेनरी फायोल पढ़ते हो, गुलिकन इरविन पढ़ते हो, टेलर के बारे में पढ़ते हो, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ते हो, जेम्स एंड मुने एंड रेले हैं, उनके बारे में पढ़ते हो। तो ये किसके बारे में बात करें? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन्हीं की बात करें। यही यहाँ पर पूछा गया है। स्ट्रक्चरल थ्योरी है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पूछा जा सकता है आपसे, क्लासिकल थ्योरी पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली थ्योरी का मतलब सिर्फ आप अपने आप को सिस्टम और कंटिजेंसी थ्योरी से ही रिलेट करके नहीं देख सकते। आपको जितनी भी थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो सारी यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा। Then last but not the least is from 2013, again from regulation, but PPP context में regulation क्या है? So to talk about the regulatory framework is to talk about governance, analyze the statement in the context of PPP and आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ रेगुलेशंस। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से रेगुलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस का परसेंटेज थोड़ा सा कम है इस यूनिट से अगेन, और इसका जो लिटरेचर अवेलेबल, लिटरेचर मतलब इस पे जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो मटेरियल अवेलेबल है, वो बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर मटेरियल जो है वो आपको मिलता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, और आपको फोकस करना पड़ेगा साथ में थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसके बारे में पढ़िए। अगर आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767। इसके अलावा हमारे नोट्स प्लस सिलेबस ब्रेकडाउन कर रखा है हमने, वो प्लस क्वेश्चन बुकलेट, दोनों पेपर की कंप्लीट पैकेज है ये सेल्फ स्टडी का। ये अराउंड 2000 से 2500 के बीच में, मतलब 2000 से 250 के बीच में, 250 नहीं 2500 के बीच में आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम प्राइस भी जो आपको पे करना पड़ता है। ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चल रहा है, ऑफर था उसके ऊपर अभी, तो उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी बुकलेट, नोट्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टेकिंग एक तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, तो आज के लिए बस पीवाईक्यू सीरीज में इतना ही। कल हम बात करेंगे टॉपिक 4 से ही, यानी इसी से कौन कौन से टॉपिक विच वी नीड टू कवर उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। इस तरीके से मैंने सिलेबस ब्रेक डाउन कर रखा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, यूनिट 5 से किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना है, करियर एडवाइस या कुछ भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपने जो भी व्यूज़ हैं, जो भी कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट हमें अप्रिशिएट करते हैं, पढ़ते हैं, हमें लगता है कुछ सुधारने लायक है तो सुधारा भी जाता है। और आपका अप्रिसिएशन, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।